बिग बैश में मुआहदा करने के बाद पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेरा पहले सिर्फ खदशा था, लेकिन अभी बिग बैश की जो बाकायदा तौर पर ड्राफ्टिंग होनी है उसमें भी अभी 2 दिन बाकी है। 19 जून को बाकायदा तौर पर जो टीमें हैं वो मुंतखब की जाएंगी और उसमें ड्राफ्टिंग का मरहला है, उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स शामिल हैं। लेकिन उससे पहले बाबर आजम को सिडनी सिक्सर ने एक हाई जो साइनिंग है उसके तौर पर उनको एग्रीमेंट दिया है, और जो उनकी सैलरी है वो सबसे ज़्यादा है। जो बिग बैच में जितने टॉप प्लेयर्स हैं जिनको सबसे ज़्यादा सैलरी मिल रही है उनमें बाबर आजम शामिल है। और मुझे लग रहा था कि शायद आगे चलकर बाबर आजम के स्ट्राइक रेट के ऊपर तनकीद होगी बिग बैश में कि ये स्लो खेल रहे हैं, ये T20 प्लेयर नहीं है। उसका भी मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन सबसे पहले आज सैलरी की बात करते हैं। पाकिस्तान की चंद टॉप वेबसाइट्स, चंद मीडिया ग्रुप्स, हत्ता के एक्सप्रेस, जिनके जो रिपोर्टर हैं वो जो मैं कुछ नहीं कह सकता मज़ीद यहाँ पर, लेकिन उसने अजीब एक रिपोर्ट आज लगाई है, टीवी चैनल पर भी चलाई है, कि बाबर आजम को जो सैलरी मिलेगी बिग बैश में वो आईपीएल में अनकैप प्लेयर से भी कम होगी। अब इसका क्या मंतक है? अगर बिग बैश में जो सबसे हाई सैलरी है अगर वो एक खिलाड़ी को मिल रही है तो उससे ज़्यादा वो क्या कर सकता है? कभी स्ट्राइक रेट, कभी तनख्वाह, कभी एग्रीमेंट। यार इन लोगों ने तनकीद का एक अजीब सा बाजार गर्म कर रखा है। अगर इन मौसूफ से कहें कि तुम जो पाकिस्तान में सैलरी ले रहे हो ये अमेरिका में कुत्ते नहलाने वालों से भी कम है, तो फिर इसके मुंह में क्या रह जाएगा? और अब वाकई मजाक नहीं कर रहा, आप वहाँ पर एक आम मुलाजिम जो यूएसए में या ऑस्ट्रेलिया में जो कुत्ते नहलाते हैं या वाशरूम साफ करते हैं उनकी सैलरी को कंपेयर करें पाकिस्तान से, तो ऐसे ग्रुप एडिटर जो स्पोर्ट्स ग्रुप एडिटर है इसकी सैलरी कुत्ते नहलाने वालों से भी कम होगी। अब मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ? यार एक हद होती है। आप अपने मुल्क के सुपरस्टार के साथ इस तरह की बातें करेंगे, इस तरह की चीज़ें करेंगे। अब अभी वो बिग बैश का पहला सीज़न खेलने नहीं गया, सैलरी की बातें शुरू हो रही हैं। यार आईपीएल में अनकैप प्लेयर की सैलरी इतनी ज़्यादा होती है, बाबर आजम को कम मिल रहे हैं, बाबर आजम की वैल्यू कम है। यार शर्म आनी चाहिए। कुत्ते नहलाने वालों के बराबर भी तुम्हारी सैलरी नहीं बनती पूरे साल की, और तुम कंपेयर कर रहे हो। यार इसमें वैसे बिग बैश खेलने में अगर हाईएस्ट पेड प्लेयर है बाबर आजम, तो इसमें उसका क्या कसूर है? अगर उसकी सैलरी 4 लाख अमेरिकी डॉलर से ऊपर है, जो सबसे हाईएस्ट पेड प्लेयर हैं उनमें बाबर आजम शामिल है। अब आगे चलकर मैं अभी से आपको कह रहा हूँ कि बाबर आजम के स्ट्राइक रेट के हवाले से बड़ी बातें होंगी बिग बैश में, लेकिन मैं उससे पहले आपके सामने एक हकीकत रखने जा रहा हूँ कि अच्छा वैसे मैं सैलरी बता दूँ कि बाबर आजम की जो सैलरी है 4,20,000 है, यानी कि पाकिस्तानी रुपयों में 11 करोड़ 88 लाख, लगभग 12 करोड़ रुपए उन्हें मुआवजा मिलेगा, जो ये सारी ज़िंदगी भी नहीं कमा सकते जो ये तनकीद कर रहे हैं। वैसे भी यार पैसे की, कभी कहते हैं ये खिलाड़ी पैसे के लिए खेलते हैं, कभी कहते हैं पैसा कम ले रहे हैं, फिर क्यों गए? तो बहरहाल इनको तनकीद का एक कोई ना कोई बहाना चाहिए। अब मैं आपको बिग बैश की हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ। बिग बैश जिसके 14 सीज़न हो चुके हैं, 15वां सीज़न खेलने शुरू होने जा रहा है इस साल के आखिर में, उसकी ड्राफ्टिंग होनी है। तो इसमें मजमूई तौर पर जो टॉप 13 टॉप स्कोरर हैं उनमें से सिर्फ एक का स्ट्राइक रेट 150 प्लस है। आप अंदाज़ा करें कि बिग बैश में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाकी खिलाड़ी डेविड वार्नर, जॉस बुटलर, ये सब के स्ट्राइक रेट 140 से नीचे हैं। और लेकिन मैं आपको अभी से कह रहा हूं कि बाबर आजम जब 135, 136 या 130 के स्ट्राइक रेट से खेलेंगे, ये लोग इस बात का वेट कर रहे हैं, ये तनकीद करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जो टॉप 13 प्लेयर हैं उनमें सिर्फ ग्लेन मैक्सवेल एक खिलाड़ी है जिसका स्ट्राइक रेट 150 प्लस है, बाकी सब कैसे नीचे है जो टॉप 13 टॉप स्कोरर हैं बिग बैश के 14 सीजन के। और उसके अलावा सिर्फ 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका स्ट्राइक रेट 140 से ऊपर है, 13 में से 3, बाकी जो 10 टॉप स्कोरर हैं उनका स्ट्राइक रेट 140 से नीचे है। और उसके अलावा यहाँ एरोन फिंच एक हार्ड हिटर खिलाड़ी हैं, उनका स्ट्राइक रेट और उनकी अपनी कंडीशंस में टूर्नामेंट होता है तो वहाँ पर उनका जो स्ट्राइक रेट 131 है। जेम्स वेन्स का
131 है, कोलिन मंड्रो का 128 है। लेकिन आप याद रखिएगा, ये लोग इसी चीज़ को बहाना बनाएंगे, हकीकत नहीं बताएंगे। और बिग बैश की तारीख में जो 59 ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने टॉप 6 पोजीशन पर बैटिंग की हो और 30 प्लस उनकी एवरेज रही हो, उनको अगर आप स्ट्राइक रेट के लिहाज से देखें तो मिचेल ओवन अकेले खिलाड़ी हैं जिनका स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर है। और मजमूई तौर पर सिर्फ 7 और खिलाड़ी हैं जिनका स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर रहा है, वरना बाकी सब का स्ट्राइक रेट इससे नीचे रहता है। और 59 में से 30 प्लेयर ऐसे हैं जिनका स्ट्राइक रेट 135 से नीचे है। आप अंदाज़ा करें कि ये आलम है। और सिर्फ 17 का स्ट्राइक रेट 140 से ऊपर है। कितने बल्लेबाजों में? पूरी हिस्ट्री के 59 बल्लेबाजों ने जिसकी एवरेज 30 से ऊपर रही है। और एशियन बल्लेबाजों की बात करें तो किसी का स्ट्राइक रेट वहाँ पर 135 को छू ही नहीं सका है। श्रीलंका के खिलाड़ी खेले हैं, अफगानिस्तान के 1-2 खिलाड़ी खेले हैं, इंडिया के खिलाड़ी तो खैर बिग बैश में जाते नहीं हैं, पाकिस्तान के प्लेयर्स काफ़ी खेले हैं। और लेकिन किसी एशियन बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट 130-135 को बिग बैश में नहीं छू सका। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि अगर बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 130 से नीचे रहा तो ये सब लोग तनकीद करेंगे, हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। वो ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर तकनीक के लिहाज से अगर आप 135-140 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं तो ये शानदार स्ट्राइक रेट होता है। मैंने आपके सामने बिग बैश की पूरी हिस्ट्री रख दी है, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि बाबर आजम जिस तरह तनकीद सह रहे हैं और अपनी मेहनत जारी रखे हुए हैं, पाकिस्तान की जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है यहाँ पर कोच माइक हैसन के साथ काम कर रहे हैं, उनके खेल में नुमायाँ बेहतरी आएगी, ख़ास तौर पर जब वो उनके ऊपर कप्तानी का प्रेशर नहीं होगा, साथ ही खिलाड़ियों की नाकामी का प्रेशर नहीं होगा, तो वो खोल कर खेलने में कामयाब हो जाएंगे और इन लोगों के मुंह बंद कर देंगे। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि हम आखिर किस तरह के लोग हैं। अगर कोई खिलाड़ी परफॉर्मेंस देता है, टीम में रहता है तो तनकीद करते हैं, टीम में नहीं रहता तब भी तनकीद का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। अब ये कारकर्दगी को हटा दें, अभी क्योंकि टूर्नामेंट बहुत आगे पड़ा हुआ है और अभी स्टार्ट नहीं हुआ। अभी बिग बैश के अलावा भी फ़िलहाल बाबर आजम की कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है, टीम से ऑलरेडी बाहर हैं और दौरे बांग्लादेश में उनकी शमूलियत का इम्कान नहीं है। तो अब तनख्वाह का एक जवाज़ बनाकर तनकीद का जवाज़ बना लिया गया है। तो ये चीज़ होती है, ये हमारा मीडिया है, ये हमारे सहाफ़ियों की हकीकत है जो सिर्फ बॉक्स के ऊपर काम करते हैं। मैं यहाँ पर देखें, बाबर आजम के हवाले से मैंने पहले कहा है कि अगर आपने उन्हें ड्रॉप कर ही दिया है तो चले आसानी सही, लेकिन 3-4 सीरीज़ आप उनके बगैर खेल कर देख लें। आपके अगर ये प्लेयर्स इस तरह खेलते हैं जिस तरह बांग्लादेश के खिलाफ खेले तो ये खुश आइनी चीज़ है, ये पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए चीज़ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप टारगेट करके कुछ प्लेयर्स को तनकीद का निशाना बनाएं। उन प्लेयर्स को जिन्होंने आपको 2021 से लेकर T20 वर्ल्ड कप 2022 तक दुनिया की दूसरी कामयाब तरीन टीम बनाए रखा, उन प्लेयर्स को जो ICC T20 बैटिंग रैंकिंग के टॉप 3 दर्जों पर हमेशा रहे, उन प्लेयर्स को जिन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री के 4 बड़े T20 टारगेट चेस किए, उन प्लेयर्स को जो हसन नवाज से पहले पाकिस्तान के लिए तेज़ तरीन T20 इंटरनेशनल सेंचुरी बनाने का एजाज़ रखता था, उन प्लेयर्स को जो कि चंद रन्स के फ़र्क से दुनिया का कामयाब तरीन T20 बैटर है। एक आम खिलाड़ी की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारे यहाँ एक उल्टी एक गंगा बहती है यहाँ पर। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इस खबर के खालिक ने जिस बेहूदगी का मुजाहरा किया है, बहरहाल उससे ऐसी उम्मीद की जा सकती है, लेकिन कोई उनको बता दे कि जो तुम्हारी सैलरी है ना, ये ऑस्ट्रेलिया में कुत्ते नहलाने वालों से भी कम है।